प्रश्न 25। चीनी कार्यपालिका के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द चाइनीज एग्जीक्यूटिव। उत्तर, चीन की कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव ऑफ चाइना। जनवादी चीन के संविधान द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र में 3 संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। ये संस्थाएं हैं राष्ट्रपति, राज्य परिषद और केंद्रीय सैनिक आयोग। जनवादी चीन का शासन तंत्र। चाइनीज गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क। राष्ट्रपति, राज्य परिषद, मंत्रिपरिषद तथा केंद्रीय सैनिक आयोग। द प्रेसिडेंट, द स्टेट काउंसिल एंड द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। नए चीनी संविधान से ऐसा लगता है कि सिद्धांत रूप से चीन में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। चीन के विधानमंडल का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस रखा गया है तथा मंत्रिपरिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। नए संविधान में राष्ट्राध्यक्ष तथा केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद। द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1954 के चीनी संविधान में राष्ट्रपति पद, जिसे चीनी गणराज्य के चेयरमैन का नाम दिया गया था, का प्रावधान किया गया था। संविधान की 8 धाराएं धारा 39 से 46 के राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों से संबंधित थी। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता था और सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल 4 वर्ष था। उसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त थीं, जिसमें कार्यपालिका, न्यायिक, राजनयिक एवं सैनिक शक्तियां मुख्य थीं। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत विधियां एवं आज्ञप्तियां प्रसारित करना तथा प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युत आदि सम्मिलित था। न्यायिक शक्तियों में क्षमादान का अधिकार निहित था। राजदूतों की नियुक्ति तथा उनकी वापसी, दूसरे देशों से आने जाने वाले राजदूतों का स्वागत आदि औपचारिक कार्य चीनी गणराज्य के अध्यक्ष की राजनयिक शक्तियों में सम्मिलित थे। वह चीन की सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 1957 के संविधान के अंतर्गत जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार चीन की राज व्यवस्था में कोई सर्वोच्च पद नहीं रहा और माओ की मृत्यु के बाद चीन में कोई सर्वोच्च नेता भी नहीं रहा। यही कारण था कि चाओ एनलाई तथा माओ की मृत्यु के उपरांत चीन में सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1978 के संविधान में भी राष्ट्रपति जैसे किसी पद की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में यह अनुभव किया गया कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च पद की व्यवस्था न होने पर संस्थागत अस्थायित्व की स्थिति जन्म ले लेती है और शासन की क्षमता को आघात पहुंचाती है। अतः 1982 के नए संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है तथा ऐसा करने का लक्ष्य यही है कि चीन की आंतरिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो तथा संस्थागत अस्थायित्व दूर हो। निर्वाचन। नए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक मताधिकार प्राप्त है जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है तथा जिसकी उम्र 45 वर्ष है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शक्तियां एवं कार्य। 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं। 1. राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों पर अध्यादेशों को प्रभावी करता है। 2. प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों और राज्य परिषद के महासचिव की नियुक्ति करता है एवं उन्हें पद से हटाता है। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद से हटाता है। 3. राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मानार्थ उपाधियां आदि देता है। 4. सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमादान देता है। 5. सैनिक कानून लागू करता है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करता है। उपर्युक्त कार्यों को वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्य भी हैं। 1. चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। 2. विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना। 3. दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना एवं वापस बुलाना। 4. विदेशों से की गई संधियों एवं समझौतों की पुष्टि करना अथवा उन्हें रद्द करना। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति के कार्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके अधिकांश कार्य क्षेत्र औपचारिक हैं। वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार करता है। चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है।
उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार भी नहीं है। वैधानिक दृष्टि से वह परावलंबी और दुर्बल है। वस्तुतः उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। मार्च 2003 में हु जिनताओ को चीन के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया गया। इसके पूर्व 1993 से फरवरी 2003 तक जियांग जेमिन चीन के राष्ट्रपति थे। जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति का पद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान था और श्रीमती sun यat-sen वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करती रही थी। उपराष्ट्रपति राजकार्य में राष्ट्रपति की सहायता करता था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नए संविधान में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उसका चुनाव राष्ट्रपति की भांति ही राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वही योग्यताएं रखी गई हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए हैं। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य गणराज्य के राष्ट्रपति की सहायता करना है। राष्ट्रपति उसे आवश्यकतानुसार शक्तियां प्रदान करता है और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा अस्वस्थता के समय वह राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को करता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर दिया जाता है। राज्य द स्टेट काउंसिल चीन का नया संविधान कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी अधिकार राज्य परिषद को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राज्य परिषद केंद्रीय जन सरकार है। राज्य परिषद राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। रचना और संगठन राज्य परिषद की रचना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलरों, मंत्रालय के प्रभावी मंत्रियों, आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा महासचिव से मिलकर होती है। राज्य परिषद के बारे में समस्त दायित्व प्रधानमंत्री पर है। 28 मार्च 1993 को ली पेंग पुनः प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित किए गए हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? संविधान राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या या मंत्रालयों की भी चर्चा नहीं करता, जैसा कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान में किया गया है। इन्हें निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय जन कांग्रेस को दिया गया है। चौथी राष्ट्रीय जन कांग्रेस जनवरी 1975 ने साम्यवादी पार्टी की केंद्रीय समिति के सुझाव पर जिस राज्य परिषद का गठन किया, उसमें प्रधानमंत्री, 12 उप प्रधानमंत्री और कुल 19 मंत्रालय थे। कुछ उप प्रधानमंत्री भी मंत्रालय के प्रभारी थे, जबकि अन्य को कोई विशेष मंत्रालय नहीं वरन सामान्य जिम्मेदारी दी गई। राज्य परिषद का कार्यकाल राष्ट्रीय जन कांग्रेस की भांति 5 वर्ष है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए जहां तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है, एक टीम के रूप में इसका कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्षों से कुछ अधिक ही होगा, जब तक नई राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा नई राज्य परिषद का गठन न कर लिया जाए। यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो राज्य परिषद का कार्यकाल भी तदनुसार बढ़ जाएगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में यह राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। प्रधानमंत्री और मंत्रीगण नए संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राज्य परिषद प्रधानमंत्री के मार्ग निर्देशन में कार्य करेगी। उप प्रधानमंत्री तथा स्टेट काउंसिलर उसके कार्यों में सहायता करेंगे। राज्य परिषद के कार्यकारी बैठकों में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर तथा महासचिव सम्मिलित होंगे। राज्य परिषद की कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री तथा आयोगों के अध्यक्ष अपने अपने विभाग के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे अपने अपने विभागों की बैठकों का आयोजन करेंगे और विभागीय प्रश्नों पर निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में चीन के संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, न ही इस बात की चर्चा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाएगी। उसकी संवैधानिक स्थिति की तुलना यदि भारत या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की जाए तो स्पष्ट ही उसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। पूर्व सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के साथ ही उसकी तुलना उचित प्रतीत होती है। इन दोनों ही अधिकारियों को प्रधानमंत्री के रूप में अलग से कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है।
लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री पदधारी ये व्यक्ति अपने अपने देश की साम्यवादी पार्टी में प्रभावशाली स्थिति रखते हैं, इसलिए शासन व्यवस्था में भी उन्हें बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। परंतु उसकी शक्तियों का स्रोत प्रधानमंत्री पद नहीं, वरन साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में उसे प्राप्त महत्वपूर्ण स्थिति है। उप प्रधानमंत्री के पदों पर भी साम्यवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता नियुक्त किए जाते हैं। अधिकांश मंत्रीगण भी पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं। तो क्या नाचो मैं? राज्य परिषद की शक्तियां और कार्य। नए संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्य परिषद को निम्न कार्य एवं शक्तियां सौंपी गई हैं। 1. कानूनों और आज्ञप्तियों के अनुसार यह विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करता है, उनके निर्णयों और आदेशों की घोषणा करता है और उनके कार्यपालन की देखरेख करता है। 2. कानून संबंधी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। 3. विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। 4. मंत्रियों अथवा समितियों के अध्यक्षों द्वारा जारी किए गए अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करता है या उन्हें रद्द कर देता है। 5. स्थानीय समितियों के अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करता या उन्हें रद्द करता है। 6. राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं और राष्ट्रीय बजट को लागू करता है। 7. विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण रखता है। 8. सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन करता है। 9. राष्ट्रीयता से संबंधित कार्यों का संचालन करता है। 10. विदेशों में रहने वाले चीनियों से संबंधित कार्यों का संचालन करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 11. राज्य के हित की रक्षा करता है, सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखता है और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। 12. वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है। 13. सशस्त्र सेनाओं का निर्माण तथा संचालन करता है। 14. स्वशासित जिलों, तहसीलों और नगर पालिकाओं के पद और सीमाओं को स्वीकार करता है। 15. कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंधक अधिकारियों को नियुक्त और पदच्युत करता है। 16. राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यकर्ता और अन्य अधिकारों का उपयोग करता है। राज्य परिषद के कार्यों को देखने से ऐसा लगता है कि उसके कार्य प्रशासकीय कार्यों को निर्धारित करना, संविधान, कानून और आज्ञप्तियों के अनुकूल निर्णय और आदेश जारी करना, विभिन्न मंत्रालयों, आयोगों तथा देश के अंतर्गत स्थानीय स्तर के राज्यांगों का केंद्रीकृत नेतृत्व करना, राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राजकीय बजट का प्रारूप तैयार करना और उसे लागू करना है। इन सब के अतिरिक्त राज्य परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य उन प्रशासकीय कार्यों का निर्देशन करना तथा उन शक्तियों एवं कार्यों का संपादन करना है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे जाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? राज्य परिषद की वास्तविक स्थिति। यद्यपि राज्य परिषद जनवादी चीन की कार्यपालिका और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है, परंतु इसे ब्रिटेन या भारत के मंत्रिमंडलों के समान गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में जब तक मंत्रिमंडल को लोकसदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, तब तक वह प्रशासन के संचालन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना में चीन की राज्य परिषद को अत्यंत सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं। राज्य परिषद की कमजोर स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है और राज्य परिषद साम्यवादी दल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही शासन का संचालन करती है। ऑग और जिंक द्वारा 1954 के संविधान द्वारा स्थापित राज्य परिषद के संबंध में कही गई यह बात नवीन संविधान की राज्य परिषद पर भी पूर्णतया लागू होती है। सामान्यतया परिषद साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि ही करती है। निश्चित रूप से यह केवल औपचारिक अर्थ में ही सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है। पोलिट ब्यूरो के कारण उसके द्वारा वस्तुतः इस रूप में कार्य नहीं किया जा सकता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। राज्य परिषद क्या एक संसदीय कार्यपालिका है? ऐसा लगता है कि चीन की राज्य परिषद को संसदात्मक स्वरूप देने की चेष्टा की गई है। नए संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति और जब जन कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो, तब उसको स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है और उसके समक्ष अपने कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस प्रकार राज्य परिषद को विधानमंडल के अन्य सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसमर्थन का विषय है और राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हें आवश्यकतानुसार पदच्युत भी कर सकती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य मंत्रियों तथा अन्य आयोगों के अध्यक्षों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। इन प्रावधानों से राज्य परिषद को उत्तरदायी कार्यपालिका का रूप देने का प्रयास किया गया, परंतु व्यवहार में स्थिति भिन्न प्रकार की है। व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत चीन में प्रचलित नहीं है। व्यवहार में राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का नियंत्रण रहता है, न कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का।
एक अन्य बात जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा राज्य परिषद के आपसी संबंधों में राज्य परिषद को अधिक शक्तिशाली बना देती है, यह है कि राज्य परिषद के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियंत्रित होने के बजाय अरे कहना क्या चाहते हो? स्वयं उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल होते हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि चीन में राज्य परिषद राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उस अर्थ में उत्तरदायी नहीं है जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन और भारत में मंत्रिमंडल अपनी सांसदों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संक्षेप में, चीन के संविधान के अंतर्गत संसदीय कार्यपालिका के केवल बाहरी रूप को अपनाया गया है, संसदीय कार्यपालिका की आत्मा को ग्रहण नहीं किया गया है। राज्य परिषद पूर्व सोवियत संघ की मंत्रिमंडल के अनुरूप है, जिससे चीन के संविधान के निर्माताओं ने अधिकाधिक प्रेरणा ली है। केंद्रीय सैनिक आयोग, द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। नए संविधान के अनुच्छेद 93 में एक केंद्रीय सैनिक आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। यह आयोग देश की सेना का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा। इस आयोग का गठन सभापति, उपसभापति तथा अन्य सदस्यों से मिलकर होगा। इस आयोग की कार्य प्रणाली के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी सभापति की होगी। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आयोग का सभापति राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। वस्तुतः सैन्य आयोग का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होगा। पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि चीन में यदि कभी साम्यवादी दल से अधिक शक्तिशाली बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये चुप है।